सर जो मुश्ताक साहब ने हमारे शक्तिराज परिहार जी पर इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है कि उन्होंने घोटाले किए हैं इस मरम्मत के अंदर। लेकिन मैं उनके लिए ये सबूत लेके आया हूँ अपने हाथ में, जो उनका साला है मोहम्मद खतीब, सरपंच है, तो अपर भ्योता का सरपंच है। मैं भी उसी क्या सबूत? ये सबूत है सर। हम यहाँ 70 सालों के अंदर किसी की पावर नहीं थी, हम खाली सुनते थे कि टंडल निकल रहा है जी, निकल रहा है। वो कब निकलेगा, कब सेक्शन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ शक्तिराज परिहार जी को पता होगा। करना नहीं, डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। परसों 8 लाख रुपए बिना किसी कागजों के, बिना किसी बिल के, बिना किसी उस प्लान के उनने 8 लाख रुपए निकाले हुए हैं। तो वो सबसे पहले अपने सरपंच को पूछें, अपने साले को पूछें कि उनने ये काम क्यों किया है, क्योंकि वो किसी भी कागजों में नहीं है, कहीं प्लान उसका नहीं बात की हुई थी। उनने बोला कि उनने चोरी करके मेरी ये डीएससी का मिसयूज किया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये सब बंद करें और डेवलपमेंट होने दें। 2 ब्लॉकों से आप जीत के भी अगर आपकी गर्दन घर जाते जाते झुक जाती है तो भाई साहब ये हमारा कसूर नहीं है, ये आपकी औकात का है, एक उनकी मेहनत है, उनकी काविशों से ये सारी तरक्की हुई है। मैं हैरान और परेशान हूँ, ये लोग जो बातें करते हैं ये किस मुंह से करते हैं। अगर फारूक खतरारी कोई बात करता है तो मैंने अपनी औकात को देख के बात करनी है। मैं अगर दिल्ली की तरफ जानब अपने सर से ठोकरें मारना चाहूँ तो वो मेरी एक अहम कहना कोशिश होगी। ये वापस करना है, अभी तो आपको रोशनी एक्ट वापस करना है, और अभी तो आपने बाबरी मस्जिद को रीओपन करना है, उसका केस रीओपन करना है। ये मुद्दे तो आपके अभी सारे बकाया हैं। ये तो टनल की बात कर रहे हैं, आपकी तो यहीं से बस हो गई है कि मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई आपकी होनी नहीं है। और वो फारूक खतरारी था जिस दिन पूरे मरम्मत के लोगों को मैंने बोला था ना इनकी आज सुनवाई होगी ना बाद में इनकी सुनवाई होगी, और ये मैं चैलेंज देता हूँ, ना आज सुनवाई है ना आज के बाद आपकी कोई सुनवाई चलेगी, ना आपका कोई बात चलेगा। यहाँ शक्तिराज परिहार है, उसका यहाँ दबदबा है, उसकी यहाँ उसका एक खुलूस है, इसकी एक मोहब्बत है, उसकी एक डेवलपमेंट है, उसकी एक तामीर तरक्की है, उसका एक ऐसा नक्शा डाला है, एक जाल बिछा दिया है कि हर इंसान उसका फरेफ्ता हो गया। उसके करैक्टर और उसका किरदार पे अगर कोई यहाँ उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, मैं खबरदार करता हूँ कि उसकी इज्जत के साथ, उसकी शान के साथ जो ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, और मैं चैलेंज देता हूँ कि शेर की दुम के साथ कोई उंगली लगाने की, हाथ लगाने की कोशिश न करे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, 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 परिहार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, परिहार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, परिहार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिस काउंसिलर को यह पता नहीं है कि पीएम किसका होता है, पीएम सिर्फ होता है कंपनी का, और वो एनएचएडीसीएल वालों को कहता है, पीएम कह रहा था, वो कहता था मैं अपनी सड़क अपनी मशीन लगाऊंगा सेवट के लिए बाड़ी से, मुझे एक साइड से कामयाब करो, मशीन लग जाएगी बाड़ी से सेवट के लिए, मुझे कामयाब करो, मैं दरंगा से सीधा अपर भ्योता के लिए आपका चिनौत के लिए रोड दूंगा, मेरी मशीन मेरी बाड़ी में होती है। मीडिया वाले पूछते हैं तो खतीब उसका स्टेटमेंट देता है, डीडीसी बन के खतीब उसका स्टेटमेंट दे रहा 6 में हमें, और पूरे फिर वो वायरल हो गई वीडियो दोनों, उसकी पहले वाली भी दूसरी वाली भी, है ना। तो ये कुछ चीजें नहीं आता है, बेहतर है वो साइलेंट ही हो जाए। बाकी वो काम डेवलपमेंट तो ये जो हमारे ऑनरेबल फार्मर एमएस श्री शक्तिराज परिहार जी ने जो प्रोजेक्ट उठाए हैं वो उनको पहले कंप्लीट करें। वो अधूरे पड़े हैं। आज पानी की समस्या, यहाँ समस्या है, भोआ में पानी की समस्या है, हम्बुल में पानी की समस्या है, कुलोता में पानी की समस्या है, बाडरू में पानी की समस्या है। वो डेवलपमेंट की बात करें, जो उसने लोगों के साथ वादे किए पहले उनको पूरा करें। लेकिन उनके बजाय क्या है, यहाँ जी एक ही पार्टी के लोग लगे हैं, यहाँ जी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हिंदू लग रहे हैं, यहाँ मुसलमान, चेक तो कीजिए जाके सब। तो मैं अब मुझे नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं
आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम मरमत बलगरा में है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो है प्रोटेस्ट जो है खलैनी के अंदर होता है, मरमत के अंदर होता है, और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं लगाए जाते हैं कि बीजेपी या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो अपने लोगों को जो एडजस्ट कर रहे हैं टनल के प्रोजेक्ट के अंदर। जो अभी रिसेंटली जो है रिद्धि सिद्धि और एफकॉन्स भी कंपनी जो है यहाँ पे आने वाली है। एफकॉन्स का भी काम चल रहा है और रिद्धि सिद्धि का भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो कंपनीज़ जो है उसके अंदर जो है बहुत सारे यूथ जो है हमारे जो है उनको जो है एडजस्टमेंट की जाएगी। मतलब हमारे यहाँ एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उनको जो है कुछ लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के लीडर्स के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैं सारे बीजेपी के वर्कर्स और बीजेपी के सपोर्टर्स और लीडर्स यहाँ पे हैं, और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दी, वो एलिगेशंस जो इनके ऊपर लगाए गए उसके ऊपर दी गई थी। क्लियरेंस दिया इन्होंने, और जिस तरीके से और भी कुछ बातचीत इन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा। और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिसकर्मी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि आज के टाइम पे अभी जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, लेकिन हमने फिर भी जो है प्रिकॉशंस जो हैं फॉलो करने हैं, और प्रिकॉशंस यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, और मास्क जो है लगाया गया। आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरों पे जो है मास्क लगे हुए हैं। अभी बातचीत करेंगे कुछ कि आखिरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या इम्पोर्टेंस थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपको क्या लगा कि ज़रूरी, क्या समझा आपने कि इम्पोर्टेंट है प्रेस को बुलाना और उसके बाद उनको ब्रीफ करना? सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से यहाँ बोलने का जो मौका दिया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कांग्रेस के साथियों द्वारा, मेरे कांग्रेस के साथी इतनी भौखलाहट में है आजकल, ऐसा लगता है कि जिस तरह देश भर में 5 जगह पर अभी चुनाव हुए थे, वहाँ पर तगड़ी मार खा करके कांग्रेस का मनोवैज्ञानिक जो एक टेम्पर होता है वो गिर गया है मेरे ख्याल से। और उनके सभी साथी पूरे देश के अंदर ऐसे कुछ अनाप शनाप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या और दूसरी रियासतों के अंदर भी ऐसा बोलते जा रहे हैं। मेरे साथी ने खलैनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कही थी जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, मैं खुश हुआ उससे। उनके मन में जो चल रहा था वो बाहर आया। साथियों ने, उन्होंने सबने ये क्लेम किया, ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्लेम किया था पिछले 4-5 सालों से कि हम मरमत के इस रिमोट एरिया को हम इसको रोजगार देंगे और यहाँ एक बहुत बड़ा हाईवे का प्रोजेक्ट लाएंगे, तो मेरे मित्रों ने ये कहा कि वो ले आए हैं। हमारे ये लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस जैसी जमात ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि जो मरमत में हुई है उसको वो मानते हैं, और खुद अपने मुंह से ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर निकम्मी होती तो शायद हमें कहीं छुपने या झुकने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अपने मुंह से ये साबित कर रहे हैं कि वो निकम्मी नहीं है। बाकी शक्तिराज परिहार जी की रहनुमाई के जब से वो उनका समय शुरू हुआ 2015 से, पूरे इलाके की मैं तो कहूँगा तकदीर बदल गई है। 4000 से भी ज़्यादा करोड़ का जो बड़ा प्रोजेक्ट मरमत इलाके में लाया गया है, ये उनकी मेहरबानी से आया है। आज हमारे गांव, खेत खलियान, किसान, मजदूर सबको जो रोज़गार मरमत के अंदर मिल रहा है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो R&B हो, चाहे कोई NH 244 हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों को ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर किसी को नौकरी, स्किल्ड या अनस्किल्ड, जो टनल के अंदर जिनको लगाया गया है, साथियों उन लोगों से पूछ लीजिए कि किस आदमी के पास कांग्रेस सरकार का या भारतीय जनता पार्टी सरकार का या एफिलेटेड उन पार्टियों का कोई आइडेंटिटी कार्ड है कि उन्होंने किसी GM PM को दिखाया हो और फिर उनको नौकरी मिली हो। तो ये मानसिकता दर्शाती है कि हर बात में बीजेपी को कहना कि बीजेपी दबदबा बना गई, बीजेपी अपने लोगों को लगा गई। साथियों, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, सभी लोग हैं, और किसी ने भी अपना आई कार्ड दिखा करके कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हूं, नौकरी नहीं दी है। मैं ये क्लियर मैसेज अपने साथियों को देना चाहता हूं। आने वाले समय में और कोशिश करेंगे, लड़ाई करेंगे, और जिस तरह से शक्ति प्रहार जी का नेतृत्व हमें मिला है, उनके माध्यम के उनके साथ में मिलकर हम साथियों को रोजगार देने का पूरा कार्य और भी आगे करेंगे। और ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद है। मैं इनको सिरे से खत्म करता हूं, खारिज करता हूं। जी, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अगर मैं कहूँ कि इश्तियाक साहब, ये जो है यहाँ पे मुश्ताक साहब जो है यहाँ पे,
वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ के लोगों को जो है डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं या एम्प्लॉयमेंट जो है देना चाहता हूँ, यहाँ की डेवलपमेंट होगी, तो क्या गलत है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्ताक साहब ने जो इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने जो लोगों के साथ वादे जो किए थे, तो वो बिल्कुल पूरे फेल हो चुके हैं। और जो ये कहना जा रहे थे कि बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर पूरे कंपनी को हाईजैक करके रखा है, ये उनका गलत है। उनका कहना किसी ने कंपनी को हाईजैक नहीं किया है। हम भी मरम्मत के रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर बाहर के लोगों को अगर बीजेपी यहाँ पर अगर लाएगी, इसके हम खिलाफ हैं। और जो मुश्ताक साहब ने जो वहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया खलनी में शक्तिराज पढ़ियार जी के ख़िलाफ़, तो मुझे लगता है मुश्ताक साहब के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग का जो रिमोट कंट्रोलर है, वो जो ब्लैकमेलर 2-3 उनके साथ है, वो उनके हाथ में है। जी, तो आपने देखा अभी यहाँ पे हमारे अभी देख सकते हैं BMS के वर्कर भी हैं, और BMS से बहुत सारे यूथ है हमारे जो है उम्मीद करता है, और बहुत सारे लोगों ने जो है फॉर्म भी जो है फिलअप किया है। तो हमारे उनके वर्कर है BMS के, इनके साथ पूछेंगे कि जिन लोगों ने जो है फॉर्म्स भरे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उन्होंने उम्मीद करके जो है आपसे होप्स रखी हुई है, क्या उनको जो है वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी, उनको जॉब मिलेगी? सर, हमने तो किसी से फॉर्म भरा ही नहीं है। हमने किसी भी यहाँ का जो पढ़ा लिखा बेरोज़गार है, हमने किसी से फॉर्म नहीं भराए हैं। अलबत्ता जो जिस काबिल है, जिसकी जितनी एबिलिटीज़ है, उसको यहाँ रोज़गार दिया जा रहा है। हमने कोई फॉर्म नहीं भरे हैं। और जो पंचायतें, जिन पंचायतें जैसे हम्बल ए भी है, मुठी ए भी है, बाड़ी है, गोवा है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर लोगों का ज़मीनों का नुकसान भी हो रहा है। कल आने वाले वक्त में इन्होंने इस पोल्यूशन का भी, यहाँ के जंगलात भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को यहीं एंगेज किया जा रहा है। जो वैकेंसीज़ बढ़ेगी, क्योंकि ये छोटा सा पैच है, अभी तो टनल का काम शुरू नहीं हुआ है, ये छोटा सा पैच है। लेकिन मैं मुश्ताक साहब को कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप मरम्मत के पढ़े लिखे बेरोज़गारों को जब रोज़गार की तलाश में जाते हो, तो पहले कम से कम ये आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे किससे मिलना है। क्योंकि उन्होंने अपने उस मीडिया जो प्रेस उन्होंने बाइट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं PM NHADCL का PM, जिनको ये मालूम नहीं है। और उन्होंने GM को कंपनी के अंडर ठोक दिया है। तो जिस व्यक्ति को, जिस काउंसिलर के मेंबर को ये पता नहीं है कि PM कंपनी का होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, PC प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, जिस व्यक्ति को, और NHADCL के GM साहब होते हैं, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है, तो वो मरम्मत के यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गारों को क्या रोज़गार दे सकता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप जब भी आप कहीं जाते हो, जब भी कहीं आप स्टेटमेंट देते हो, कम से कम पहले उस चीज़ की जानकारी लिया करो। अगर बोलना नहीं आता है तो बेहतर है आप साइलेंट बैठ जाओ, ताकि हमारा इलाका मरम्मत और कल्याण है, यहाँ की आवाम की जो इज़्ज़त है वो उस पर सीधा सीधा चोट लग रही है। हमें बाहर लोग मुँह नहीं दिखाने दे रहे हैं। बेहतर है उससे वो साइलेंट ही हो जाएं, चुप ही बैठ जाएं और अपना कार्यकाल पूरा कर लें। यहाँ पे यूथ भी है। अगर मुश्ताक साहब बोलते हैं कि यहाँ पे जो है यूथ यहाँ का जो है लगेगा, यहाँ के यूथ को पहला मौका दिया जाएगा, क्योंकि मरम्मत का प्रोजेक्ट है, मरम्मत के अंदर है, यहाँ पे जो ज़मीन है या जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ के लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि पहला नंबर किसी और जगह को देना चाहिए, मरम्मत को देना चाहिए? सुलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। मुश्ताक साहब ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मुश्ताक साहब की जो पंचायत है लवर भी होता, उसी पंचायत का रहने वाला हूं मैं। उधर से बड़े सारे लोग आए हैं। वो ये कभी भी लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। जब वो 2018 में सरपंच बने, 2 साल हमारी पंचायत के सरपंच रहे, बैक टू विलेज का 10 लाख आया था, वो 10 का 10 लाख अपने घर में लगाया। आज भी उस पर इंक्वायरी हो जाए, DC साहब इंक्वायरी करे, ACD साहब इंक्वायरी करे, 10 का 10 लाख बैक टू विलेज का अपने घर में लगाया। उसके बाद जो उनका DDC प्लान आया, उसमें 5 लाख अपने भाई का रखा है काम।
7 लाख का अपने ससुर कर रखा है और जो साला है उसके नाम रखा है। मुश्ताक साहब ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते, वो अपना ही सोचते हैं। वो एक ब्लैकमेलर हैं, वो कंपनी को भी ब्लैकमेल करना चाहते हैं अपने दबाव से, अपने प्रेशर से कि मैं यहाँ का डीडीसी हूँ तो मुझे कंपनी पैसे दे दे, मेरी मशीनें एडजस्ट करे। वो ऐसा नहीं। मैं तो शुक्रिया करता हूँ भाजपा सरकार का, शक्ति साहब का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, नरेंद्र भाई मोदी साहब ने, जिसने खुद जम्मू आके इस हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिया था और बोला था कि मरमत सुध महादेव टंडल जो है इसका प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। मैं उनको इस जनता की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और यहाँ पे मरमत के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे ही लोग लगेंगे। हम कोई चुप नहीं, हम कोई अंधे नहीं, हम बाहर के लगने देंगे। हमारे ये मुश्ताक साहब की भूल है, वो यही करना चाहते हैं कि खुद ब्लैकमेलिंग से अब उनने पैसे कमाए हैं और कंपनी को भी ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो इसी हिसाब से वो चाहते हैं कि मुझे पैसा बने, मेरी मशीनें लगें। एक उसका सरपंच जो साला है खतीब अहमद, उसने भी 9 लाख का घोटाला अपनी पंचायत में किया बगैर अप्रूवल, बगैर किसी अथोराइजेशन के। पेमेंट सेक्रेटरी की वो डीएससी लेके उसका मिसयूज़ किया है और 9 लाख उसने अपने ससुर के नाम डाला है, सरपंच ने अपने बाप के नाम, और जो डीडीसी उसका ससुर उसके अकाउंट में डाला है। उसकी इंक्वायरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इस वक्त पूरे इलाके की जनता परेशान है, यहाँ पे दूर दूर से आए हैं लोग, ये परेशान हैं, परेशान हाल है, ना पानी है ना बिजली है। उनको ये सोचना चाहिए, वो यही बोल रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन इस बेस पे लड़ा कि मैंने जी दफ़ा 370 लाना है, रोशनी एक्ट वापस लाना है। वो कहाँ गए वो दफ़ा 370? उनके पास एक ही इलाज है कि मैं जी हिंदू मुस्लिम उन्होंने करना है, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं करनी। लोगों को पानी नहीं, लोगों को सड़क की हालत देखिए आपने कहाँ है। जब से शक्ति परिहार ने इस 2014 में इस मरम्मत में कदम रखा था, नक्शा चेंज कर दिया। जिस पंचायत का मुश्ताक साहब, उसी पंचायत का मैं 22 किलोमीटर रोड शक्ति परिहार ने उस पंचायत के लिए दिए, हायर सेकेंडरी उस पंचायत के लिए दिए। आज ये बकवास करता है मुश्ताक। शक्ति परिहार की जूते की मेल नहीं है ये, जो शक्ति परिहार की जूते की मेल नहीं है। एक ब्लैकमेलर है, चोर है, गुंडा है, ब्लैकमेलिंग से पैसे कमाए। मैं सरकार डीसी से कहना चाहता हूँ और गवर्नर इंतजामिया मनोज सिन्हा से कहना चाहता हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि एक चाय वाले के पास करोड़ों पैसे कहाँ से आए और एक प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाजों से शुक्रिया और जय हिंद जय। और भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज़ है सर, मैं अपर बेहता पंचायत से हूँ। जी बताएं सर, जो मुश्ताक साहब ने हमारे शक्ति राज परिहार जी पर इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। अगर इस मरम्मत के लिए कुछ किसी ने दिया है तो वो एक शक्ति राज परिहार जी ने हमारे लिए जो टंडल का काम दिया है उनकी देन है। उन्होंने उसको सेंक्शन कराया है। और उसके बाद अगर 22 किलोमीटर रोड है, हमारा एक ड्रीम होता है घर में कि हम घर में जाएंगे तो घर में हमारी अपनी गाड़ी होगी और घर के आगे गाड़ी लगेगी। वो अगर ड्रीम किसी ने पूरा किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ शक्ति राज परिहार जी की तरफ से हुआ है और किसी की तरफ से नहीं हो। और वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने घोटाले किए हैं इस मरम्मत के अंदर, लेकिन मैं उनके लिए ये सबूत लेके आया हूँ अपने हाथ में। जो उनका साला है मोहम्मद खतीब, सरपंच है, तो अपर बेहता का सरपंच है। मैं भी उसी क्या सबूत? ये सबूत है सर, उनके उनने 10 लाख रुपए पेमेंट निकाली है। जो अभी फरीद साहब ने बोला आपको कि डीएससी का मिसयूज़ करके किसी की डीएससी चोर के और उनने पेमेंट किया 10 लाख रुपए, उसका सबूत है। ये ना कहीं काम है ना हमें वहाँ कोई काम दिखता है और ग्राउंड पे बिल्कुल ज़ीरो है। ये आप देख सकते हैं, पक्का पाथ है। मैं कैमरामैन से अपील करता हूँ कि वो थोड़ा सा नज़दीक आएँ, ठीक है। ये जो है पक्का पाथ जराल मोहल्ला सुथी टू अपर भी होता है, पार्ट 1। सज्जाद अहमद के नाम से ये पेमेंट होती है 1,98,000 रुपये सर। उसके बाद में आपको ये 47 वॉल बशीर अहमद जो उनके फादर साहब है, एक सरपंच अपने फादर साहब को 1,48,000 रुपये ये डीडीसी के ससुर हैं। उसके बाद पक्का पाथ जराल मोहल्ला, ये पार्ट 2 में उनने बिल निकाला हुआ है सज्जाद अहमद के खाते में। ये जितने भी बिल हैं ये सज्जाद अहमद के खाते में हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं। और उसके बाद सी पाथ जो है थाना टू अपर भी होता है वाया डुगड़ी पार्ट 2, इसमें 99,000 रुपये और काम बिल्कुल ज़ीरो है। ग्राउंड पे हमारे पास कोई भी काम नहीं है, जो हमने देखा ही नहीं है। बिना अप्रूवल के ना कोई प्लान बना है और ना कुछ है। उसके बाद सी पाथ जो है थाना टू अपर भी होता 1,98,000, ये मसरत अहमद वानी है, इनके चाचा जी हैं, ठीक है। लेकिन इनके अकाउंट में डाला और काम बिल्कुल ज़ीरो है, हमें काम बिल्कुल भी नहीं दिखता है वहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये गेस्ट हाउस का 1,22,000, ये भी सज्जाद अहमद के खाते में है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मोहम्मद आसिफ के खाते में 1,98,000 रुपये है और ये काम कहाँ हुआ है और कहीं भी नहीं है।
हमने पूरी इंक्वायरी की, हम उसी पंचायत के रहने वाले हैं और अभी तक हमें ये काम कहीं भी नहीं दिखा है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर, वानी मोहल्ला कामनी, CSC वानी मोहल्ला कामनी, जराल कम्युनिकेशन, जो उनके घर का अकाउंट है, ठीक है। जितने भी मैं आपको ये दिखाऊंगा ये सब सरपंच, और उसके बाद स्प्रिंग शेख मोहल्ला, ये भी जराल कम्युनिकेशन है, ये भी अपना अकाउंट है उनको। उसके बाद सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ माठी मंदिर, ये भी सजाद अहमद के खाते में, ये मंदिर कमेटी का पैसा, जो आप खुद सोचिए कि माठी मंदिर जो है वो काम किसी और ने किया है, और अगर इस काम का पैसा भी सजाद अहमद के अकाउंट में डाला हुआ है सर। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सर CSC जराल मोहल्ला, सजाद अहमद के खाते में ये भी 2,98,000। उसके बाद सर CSC एट चलाड़ी, ये भी सजाद अहमद के 1,48,000। कम से कम 20-25 लाख रुपए सजाद अहमद के अकाउंट में इनने डाला हुआ सर। पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड वर्क, सजाद अहमद के खाते में 1,48,000 रुपये। उसके बाद सर पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ CSC यूनिट इरशाद अहमद, 1,18,000। उसके बाद सर मैं आपको दिखाऊंगा पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड वर्क, सजाद अहमद के फिर से 2 लाख रुपये, 1,98,000 रुपये। उसके बाद पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, ये भी इरशाद हुसैन के खाते में, जो इनका रिश्तेदार है सर, 3,96,000 रुपये। उसके बाद सर बशीर अहमद जराल, पेड टू बशीर अहमद, जो सरपंच के बाप है। एक सरपंच अपने बाप को पेमेंट कर रहा है 99,000 रुपये, किसी भी रूल के तहत वो अपने बाप को पेमेंट नहीं कर सकता है। उसके बाद बशीर अहमद जराल के नाम एक और पेमेंट है 1,48,000 रुपये। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो इनने सर, ये शमशदीन है, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है 2017 में, और 2020 में इनके नाम के पैसे ये लोग खा रहे हैं। शेम होनी चाहिए इन लोगों पर। और मैं नरेगा का पैसा, ये शमशदीन 2017 में उनकी डेथ हो गई है, और 2020 में इनके पैसे निकले हुए हैं, शीट निकाली है। उसके बाद एक और ये लड़की है, इसका नाम है सर तस्लीमा बेगम। ये देखिए, इनकी डेथ भी 2020 में हुई है, लेकिन 2021 में इनकी शीटें निकलती हैं। ये देखिए PP प्रेजेंट लिखा हुआ है, और ये सब सरपंच के काम है। हमने और उसके बाद सर मैं पंचायत घर का 15 लाख रुपए, 9 लाख 14 FC में निकाला है इन्होंने, और 6 लाख रुपए MG नरेगा में निकाला हुआ। PMA केस जो है वो किसी और का किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और किसी और का किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है DC साहब से, इंतज़ामिया से, इसमें तहकीकात की जाए, इसमें अपनी टीम भेजें, ग्राउंड पे वर्क चेक किया जाए। ये नहीं कि वहाँ से जो इनने जेई भेजा हुआ है या भेजा था, जिसने इन्हें बिल निकाले हैं, वो कभी हमारे वहाँ नहीं आया है। और ये जो सब सबूत हैं, ये बिना बुनियाद, ये क्या बोलते हैं इसको, वहाँ पे ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ है इसमें, ना कोई अप्रूवल है, ना कुछ है। और जो फरीद साहब ने पहले ही बोला कि DSC मिसयूज़ करके उनने पैसे निकाले हुए हैं, ये जितने भी पैसे निकाले हुए हैं, इसके पीछे मुश्ताक साहब का भी हाथ है। उनकी वजह से ही खतीब साहब, नहीं तो एक सरपंच की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मेरे को कोई पूछने वाला होता है। उनकी हिम्मत, एक साला है उसका, इसकी वजह से ही वो पैसे निकाल रहा है। और अगर कोई इसमें अप्रूवल देने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। और अगर अभी तक इस काम का कोई अप्रूवल नहीं है, तो मैं इंतज़ामिया से ये कहता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अप्रूवल मिलेगा कहीं से, लेकिन अगर किसी ने पैसे खा के या कुछ करके भी अप्रूवल दिया, हम उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करेंगे और डोडा जाएंगे हम आज। सुरेंद्र पड़ियार जी, ये जो एलिगेशंस इनने लगाए हैं और ये हकीकत पर मबनी है, ये रियलिटी है कि एक सरपंच ने पूरे अपने परिवार में जो है, जो मनी है, गवर्नमेंट की जो मनी है, उसकी ट्रांजैक्शन की है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये डायरेक्शन है कि कोई भी BDC DDC, कोई भी मेंबर सरपंच, ना ही अपने परिवार और ना ही अपने किसी रिलेटिव्स के अकाउंट में कोई भी, चाहे वो कोई भी हेड हो, चाहे MG नरेगा हो, 14 FC हो, 15 FC हो, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। इवन आज की डेट में यहाँ जो कैपेक्स बजट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो 23.30 का पंचायत के लेवल पे हो, 25 लाख का BDC के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आया है, या 71 लाख DDC काउंसलर के,
दोबारा जो कपेक्स बजट के प्लान बनाए जा रहे हैं उसमें भी सबको ये गाइडलाइन है कि आपको जो भी एक ट्रांजैक्शन, जो भी मनी ट्रांजैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ उस पर खड़े किए जा रहे हैं, उसमें इवन वार्ड मेंबर को भी अधिकार नहीं है अपना कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाने का। क्यों? क्योंकि मनी का गलत इस्तेमाल हो सकता है उसका, क्योंकि वो रिलेटेड है पंचायत के साथ, वो ये लोग रिलेटेड है। और इतना बड़ा ये जो घोटाला है, मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही एक इस देश के अंदर, हमारा हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो एक ब्रिज का काम करता है पब्लिक प्लस गवर्नमेंट के साथ। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं आपके माध्यम से कि आपको इस पे, आपको भी इस पे जाके फील्ड में जाके, आपको भी वहां पे पंचायत के अंदर जाके ज़मीनी हक़ाइक़ देखनी चाहिए। आपको हम इनवाइट करेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और आपको हर पंचायत के अंदर जाकर ये देखना चाहिए कि भाई आपके ये जो काम हो रहे हैं, यहाँ इतनी धांधलियाँ हो रही हैं। क्योंकि जब से इन्होंने ये एक नाम नहाद खाली डीडीसी काउंसलर को इन्होंने बनाया है, इन्होंने इसीलिए बनाया है कि हमें पीछे थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, तो अंदर से हम पूरा सरकार, मरकज़ी व रियासती सरकार की जानिब से जो भी यहाँ रकमात, जो फंड्स बागुजार की जा रही हैं, उनका ये बिल्कुल डीएससी, अपनी डीएससी लगा के और अपने परिवार के लोगों को ये जो पैसा या लूट घसूट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी इनको इस पे एक्शन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब शर्मा साहब से और ऑनरेबल इस यूटी ऑफ JNK के LG श्री मनोज सिन्हा जी से भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पूरे मरमत ब्लॉक में मैं खुद जाके SSP क्राइम और SSP ACB से मिला हूं। मैंने उनको जाके खुद बोला है, और मैं पिछले दिनों उनसे मिल के आया हूं, दोनों SSP से, ACB प्लस क्राइम वाले SSP से मैंने वहाँ उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप टीम इलाके में भेजिए और पूरी पंचायतों के अंदर जाके, पूरे वार्ड में जाके जितने भी प्लान हैं 2018 से लेकर टिल डेट तक, आप चाहे 14FC हो, MG नरेगा हो, आपका PMAY हो, जो भी है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे ब्लॉक की कीजिए। बिल्कुल, अगर जितने भी जो हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी एलिगेशंस इन्होंने लगाए, आप देख सकते हैं सबूत लेकर जो है एलिगेशंस लगा रहे थे, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर संज्ञान लें और जल्द से जल्द एक्शन लें कि आखिरकार सच है क्या। और भी यहाँ पे लोग हैं कि, और क्या ये लोग भी बताना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो तो हो गई, लेकिन थोड़ी सी इनसे और बातचीत कर लेंगे। बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद इकबाल है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं PRI मेंबर हूं लोअर बिहोता का, जिस पंचायत के मुश्ताक साहब रहने वाले हैं। जो भी उन्होंने परसों बयानबाजी की है, गलत की है, वो अपना ये ब्लैकमेलिंग सिस्टम चलाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारा भटग्रां टू बिहोता जो रोड निकल रहा था, उसमें भी उन्होंने ब्लैकमेल किया हमारे ठेकेदार को, रतन चंद जम्मू से है, और उससे काम लिया ठीक रेट में। कभी फॉरेस्ट को कंप्लेंटें करता है, करवाता है, कभी रेन्यू वालों को करवाता है, ठेकेदारों को तंग करता है। इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा जो किया है, ये कंपनी को हाईजैक करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कि मुझे पैसा बने। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि DC साहब तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि इसको भी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा होना चाहिए कि ये पैसा इसने, ये करोड़पति अगर रोज़ बोलता है मैं करोड़पति हूँ, तो सची मशीनें इसके पास है, ये पैसा आया कहाँ से? मेरी एज का आदमी मेरे साथ मजदूरी करता था, आज ये करोड़ों के हिसाब से पैसा कहाँ से आया? हम लोगों को क्यों नहीं करोड़ों के हिसाब से रातों रात पैसे बनते हैं? ये कहाँ से लाते हैं? इस बार तो सरपंच 2 साल रहा ये, इसने दंगे फसाद हमारी पंचायत में, PRI मेंबर हूँ, वही हमें पूरे नहीं होते हैं, वही नहीं मिटते हैं, तो ये पूरी मरम्मत को कैसे चलाएगा? तो इसलिए हम DC साहब को बोलना चाहते हैं, कम से कम इन लोगों को मीटिंग ली जाए, इन लोगों को थोड़ा समझाया जाए कि ये नाट फ्रांस अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, तो कम से कम तहजीब पकड़नी। सबसे पहले आदमी के पास तहजीब होनी चाहिए बोलने के लिए। शक्ति परियार जी तो बड़े
बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो स्टेट जम्मू कश्मीर के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये अगर बोलेंगे जी उनका पेट ये है वो है, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। शक्ति परिहार जी जो 2014 में यहाँ आए हैं, टनल का जो जितना प्रोजेक्ट है वो उनकी देन है। हमारा 22 किलोमीटर रोड है, उनकी देन है। और ख़ास करके हमारी लवर बिहोता चिल्होत में हायर सेकेंडरी दी है, वो भी उनकी देन है। मुश्ताक साहब ने तो अभी तक किसी को एक पाइप नहीं दी। कम से कम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 6 महीने जीते हुए सीट पे बैठे हैं, काउंसलर की सीट पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इतना तो देखना था कि मैंने अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ये बेवकूफ़ बने हैं या नहीं बने हैं, 5 साल तक ही ये बेवकूफ़ रहेंगे या आगे भी बेवकूफ़ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारा कुछ उससे काम नहीं हो रहा है। गर्दन झुका के खलैनी से क्रॉस होता है, उसने पूरे 5 साल ये गर्दन झुका के ही चलना है। आपका नाम? मेरा नाम फारूक हुसैन वानी है, मैं एक्स सरपंच अपर बिहोता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी शपथ, जो भी अल्फाज जो डीडीसी हमारे काउंसलर ने जनाब श्रीमान शक्तिराज जी के ख़िलाफ़ बोले हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद, झूठ और भोंडा बयान है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि हकीकत में अगर हकीकत के आईने से देखा जाए तो जब डीडीसी के इलेक्शन थे तो उनके साथ काफ़ी सारे नौजवान जो रात को नाकों पर खड़े होते थे, इंसान बोलता था कि शायद चाइना और हिंदुस्तान की कोई जंग जो है वो जो है बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से तो उस वक्त उन्होंने इन लोगों को एक झांसा दिया था, एक लालच दिया था कि जब मैं डीडीसी बनूंगा तो मैं कंपनी को हाईजैक करके आपको रोज़गार दूंगा। और उसके पास जो टेक्निकली आदमी तो है नहीं कोई, उसके पास कोई B.Tech या डिग्री होल्डर वगैरह तो नहीं, उसके पास वही थे जो रात को पत्थर मतलब पत्थर लगाने के माहिर थे, जिनके पास थोड़ा सा कहीं 12 बोर वगैरह थे। तो बहरहाल मैं ये बताऊँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, दिल से हूँ, मन से हूँ, पूरा जिस्म मेरा जो है पहले अपने मज़हब पे और उसके बाद पार्टी जो दुनियावी सियासी पार्टी जो मेरी भाजपा है। लेकिन मेरा लड़का भी B.Tech है। हमने भी तो शक्ति परिहार जी को बोला है, अगर लड़का आज तक नहीं लगा तो वो कौन लड़के हैं जो बाकी लगे। बहरहाल CTVT बचाने के लिए जो लोकल जिनकी ज़मीन है, हमने परिहार जी को बोला है। सर, मैं आपसे के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई भी भेदभाव नहीं है, शक्तिराज परिहार जी के पास कोई भी भेदभाव नहीं है। हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है कि सबसे पहले अगर कोई पढ़ा लिखा टेक्निकल इंसान है, वो गरीब बाप का बेटा है, जिसने जिम्मेदारी करके किसी को ट्रेनिंग की है, सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे उसको लगाएं। जिसके घर में मुलाजिम उसको नहीं लगाएं, जो बिल्कुल बेरोजगार है, जिसके घर में कोई सरकारी चूल्हा नहीं जलता है। मैं शक्तिराज परिहार जी से भी और डॉक्टर जितेंद्र से भी और जिसका भी मतलब जिस लेवल पे भी कंपनी वालों के जिसका मतलब हाथ है, तो पहले उन लड़कों को तरजीह बुनियाद पर लगाया जाए ताकि हकीकी मायने में उन लोगों को फ़ायदा पहुंचे जिन्होंने लाखों रुपया टेक्निकल ट्रेनिंग करने के लिए खर्च किया, इन्वेस्ट किया, बेरोज़गार हैं। मैं सर आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत परेशानी हो रही है। मैं मुश्ताक साहब के आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, भाई साहब आप एक चीज़ करो, आप तो मरम्मत के डीडीसी काउंसलर बन ही गए हो, ऊपर वाले ने आपके नाम ये कामयाबी रखी थी, लेकिन बयानबाजी ऐसे करो कि कम से कम इस मरम्मत का सोचो कि आपके बयानबाजी से हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है। आप बयानबाजी करो, आप सियासी आदमी हो, आप तो इस वक्त 2 ब्लॉक जीत के काउंसलर बने हो। खुदारा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बयान दो, कम से कम हमारी लाज भी इस मरम्मत की रहे। ऐसे बयान मत दो कि बाहर से फ़ोन आते जाएं, ये डीडीसी काउंसलर कौन है जी, कभी तंबी बोलता है पजामे को, कभी और कुछ बोलता है, कभी बोलता है बेल्ट लगानी है, कभी बोलता है बेल्ट खोलनी है। तो बहरहाल ये हमारे लिए मरम्मत वालों के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। तो बहरहाल जो नौजवानों ने, अब बहरहाल आपके पास समय भी नहीं है, जो भी बातें आई ये इंतज़ामिया तक आपके माध्यम से होनी चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है हमको LG का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ पार्टी शक्तिराज परिहार तक हमारे साथ है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल एक बात जो है सही है कि उन्हीं लोगों को जो है पहले चुना जाना चाहिए, पहले उन्हें मौका दिया जाना चाहिए जो लोग घर से गरीब हैं, जिनके घर में जो है चूल्हा जो है नहीं जलता है या बहुत गरीब हैं। उनके लिए जो क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट की तरफ से, कंपनीज़ की तरफ से, उन क्राइटेरिया के हिसाब से ही जो है मिले। जो नोकचोक है, जो एलिगेशन यहाँ से वहाँ है, वो ना हो और कंपनी जो है एलिजिबल लोगों को ही जो है वहाँ पे दे, ताकि जो है हमारे एरिया के जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका घर जो है उनका चूल्हा जले। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और खबर, किसी और अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।